मित्रों नमस्कार। आज हम सीडीपी यानी चाइल्ड डेवलपमेंट साइकोलॉजी से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, जो कि विभिन्न राज्यों के टेट परीक्षाएं और सुपर टेट परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और सीटेट में भी अच्छे प्रश्न आने के चांसेस हैं। देखें पहला प्रश्न, वर्तमान में निःशक्त बच्चों को की शिक्षा को कहा गया है। अब देखिए कि इसमें विकल्प दिया गया है समावेशी शिक्षा, विशेष शिक्षा, समेकित शिक्षा, कोई नहीं। तो मित्रों ध्यान दें, इसमें कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा विकल्प का समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत हम सामान्य बालकों के साथ साथ अन्य बालकों को, जो कि शारीरिक रूप से मानसिक रूप से अशक्त हैं, ऐसे बालकों को भी हम रख सकते हैं और इन्हीं को हम समावेशी शिक्षा के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न देखें, बालक एक शरीर है जो बढ़ता है, एक आत्मा है जो विकसित होती है, यह उक्ति संबंधित है। ऐसा कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? विकल्प दिया हुआ है का में मदर टेरेसा से, खा डॉक्टर मैरिया मॉन्टेसरी, गा महायोगी श्री अरविंद से, घा रूसो से। ऐसे विकल्प बहुत अच्छे प्रश्न हैं, आने के प्रबल चांसेस हैं। तो आपका विकल्प कौन से हो जाएगा? विकल्प तीसरा, ठीक है, अरविंद जी। अगला प्रश्न, निगमन विधि। आप जानते हैं निगमन और आगमन विधि से एक प्रश्न तो निश्चित रूप से हर राज्य के टेट परीक्षाओं में, चाहे यूपी टेट हो, एमपी टेट हो, राजस्थान टेट हो, हरियाणा टेट हो, उत्तराखंड टेट हो, कहीं किसी भी राज्य की टेट परीक्षाएँ हों, आगमन और निगमन विधि से ये प्रश्न आने के प्रबल चांसेस रहते हैं। तो निगमन विधि है विशिष्ट से सामान्य की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर, कठिन से सरल की ओर, उपरोक्त में से कोई नहीं। आप जानते हैं कि निगमन विधि जो होती है वह सामान्य से विशिष्ट की ओर होती है, ठीक है, और आगमन विधि विशिष्ट से सामान्य, जस्ट इसका उल्टा, इसको हम आगमन विधि कहते हैं, ठीक है। तो निगमन विधि हो जाएगा सामान्य से विशिष्ट। अगला प्रश्न, आगमनात्मक तर्क का दिशा क्या है? आ गया प्रश्न वही जिस पर हम चर्चा कर रहे थे कि आगमनात्मक तर्क या आगमन विधि की सही दिशा क्या है? विशिष्ट से सामान्य, सामान्य से विशिष्ट, विशिष्ट से विशिष्ट, उपरोक्त में से कोई नहीं। मित्रों ध्यान दें कि सामान्य से विशिष्ट होता है किसमें? निगमन में। निगमन हो जाएगा सामान्य से विशिष्ट और विशिष्ट से सामान्य हो जाएगा आपका आगमन में, और विशिष्ट विशिष्ट तो होता ही नहीं है, ठीक है। तो आपका विकल्प का सही हो गया। अगला प्रश्न देखिए, निम्नांकित उदाहरण किस प्रकार के तर्क के अंतर्गत सम्मिलित हो सकता है? बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस पर विशेष रूप से ध्यान दें। देखिए क्या कथन दिया गया है कि सभी व्यक्ति नश्वर हैं, मैं एक व्यक्ति हूँ अतः मैं नश्वर हूँ। कौन सा इसमें होगा आपका विकल्प? आगमन होगा कि निगमन होगा कि दोनों होगा कि दोनों में से कोई नहीं? हाँ, हम आपको एक बात बता दें कि यदि सीधे हम निष्कर्ष पर पहुँचते हैं, सीधे हम किस पर? निष्कर्ष पर पहुँचते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में निष्कर्ष पर पहुँचेंगे तो ऐसे सिचुएशन में आपका निगमन विधि हो जाएगा, ठीक है, निगमन विधि। अच्छा, इसमें दिया क्या गया है? सभी व्यक्ति नश्वर हैं, इसका मतलब हम सीधा निष्कर्ष पर पहुँच गए ना कि सभी व्यक्ति नश्वर हैं, मैं भी एक व्यक्ति हूँ अतः मैं नश्वर हूँ। तो ऐसी सिचुएशन में, इस तरह के प्रश्नों में, तो जहाँ पर सीधे हम निष्कर्ष पर पहुँचते हैं तो वहाँ पर कौन सा उत्तर हो जाएगा आपका? निगमन तर्क, ठीक है। आगमन भी क्या होता है? आगमन यह होता है जिसको समस्याओं को ढूंढते हैं, ढूंढने के बाद निष्कर्ष पर पहुँचते हैं, तब तो आपका आगमन होगा, ठीक है। किसी भी चीज़ को हम, जैसे कोई बालक रो रहा है, तो जब उसकी माँ पहुँचती है तो उसका बालक रोता हुआ अपने बालक को रोते हुए पाती है, तो उसके रोने की कारणों की खोज करती है। खोज करने के बाद जब वह निष्कर्ष पर पहुँचेगी तब आगमन होगा, ठीक है। यहाँ पर आपको सीधा सीधा निष्कर्ष निकल जा रहा है, इसलिए आपका हो जाएगा निगमन। अगला प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है,
एनाग्राम का उपयोग समस्या समाधान में किन पर किया जाता है? चूहों पर, मानव पर, चिंपैंजी पर, बंदर पर। एनाग्राम का प्रयोग मित्रों ध्यान दीजिएगा मानव पर किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, तो आपका विकल्प खा। अगला प्रश्न, गेट्स के अनुसार क्या है? अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन क्या है? इसकी परिभाषा हम लोग याद करते हैं, सीखना अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है। तो खाली स्थान में विकल्प क्या हो जाएगा? सीखना। आपका अन्य विकल्प गलत, केवल विकल्प आपके सी, विकल्प आपका सीखना, ग आपका सही हो गया। ठीक है, फिर देखिए मित्रों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारा वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे और अच्छे अच्छे प्रश्नों को आपके पेपर में हल करने में सहायता दें और आप एक सफल टीचर के रूप में आपकी नियुक्ति हो। अगला प्रश्न देखें, समानता एक ऐसा प्रतीक है जिससे वस्तुओं की समान विशेषताओं का पता लगता है। समानता एक ऐसा प्रतीक, अगर समान विशेषताएं की बात आएगी, ध्यान दीजिएगा मित्रों, समान विशेषताएं किसमें होती हैं? विकल्प दिया गया है समस्या, संज्ञानात्मकता, संप्रत्यय और गुण। तो समान विशेषताएं, संप्रत्यय में हम क्या होता है, उसमें समान विशेषताओं का पता चलता है। ठीक है, आपका विकल्प ग सही हो गया। फिर देखें अगला प्रश्न, तर्क चिंतन की कैसी अवस्था है? बहुत अच्छा प्रश्न है मित्रों। विकल्प दिया हुआ है मध्यस्थ अवस्था, उच्च अवस्था, अगला निम्न अवस्था, सामूहिक अवस्था। तर्क चिंतन की सबसे उच्चतम अवस्था मानी जाती है मित्रों। ठीक है, विकल्प आपका खास सही हो गया। अगला प्रश्न, मनुष्य की बुद्धि आगे की पीढ़ियों में संक्रमित होती है। फिर खाली स्थान दिया गया का कार्य इस जन्मजात योग्यता के विकास के लिए उपयुक्त परिस्थितियों का निर्माण करना है। विकल्प क्या दिया गया? का में क्षेत्र, खा में मौसम, गा में पर्यावरण, घा में जलवायु। हम जानते हैं का कार्य जन्मजात के विकास में कौन सा सहायता करेगा? पर्यावरण। ठीक है, विकल्प आपका गा। अगला प्रश्न, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, यह प्रश्न सुपर टेट में पूछा जा चुका है मित्रों, ध्यान दीजिएगा। प्राचीन अनुबंधन का सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया था? प्राचीन अनुबंधन, क्लासिकल कंडीशनल थियरी, कंडीशनल थियरी को कहते हैं प्राचीन अनुबंधन। विकल्प दिया गया वाटसन, पावलो, स्किनर और टालमैन। इस तरह के प्रश्नों पर आप गलती मत करिएगा, क्योंकि हमारा उद्देश्य है सभी भाई बहनों को एक टीचर के रूप में नियुक्त करना, और आप ईमानदारी से पढ़ते रहें तो आप निश्चित रूप से टेट हो, सुपर टेट हो या अंतर्राष्ट्रीय टेट परीक्षाएं हो, सी टेट हो, आप बहुत अच्छे नंबर प्राप्त कर लेंगे। इसका उत्तर हो जाएगा विकल्प खा, पावलो। अगला प्रश्न, अनुबंधन का पिता, फादर ऑफ कंडीशनिंग, किसे कहा जाता है? विकल्प दिया गया कोहलर, कोका, बर्दीमर और पावलो। विकल्प आपका कौन से हो जाएगा? विकल्प आपका घा, पावलो ही होंगे। ठीक है, अगला प्रश्न, अनुबंधन क्या है? अनुबंधन, विकल्प दिया गया का साहचर्य स्थापित करना, व्यवहार में परिवर्तन होना, नई परिस्थिति में सामंजस्य, अभ्यास द्वारा सीखना। अनुबंधन, अनुबंधन होता है कि एक साहचर्य स्थापित करना, साहचर्य स्थापित करने को हम अनुबंधन कहते हैं। विकल्प आपका का सही हो गया। अगले प्रश्न पर चलें, पावलोव ने कुत्ते की निकलने वाली लार को एकत्र किया है। कुत्ते की लार, जो कि कंडीशनल थियरी जो होती है कि कुत्ते में लार टपकना एक सहज स्वाभाविक क्रिया है, इसे सहज संबंध क्रिया के नाम से जानते हैं। कंडीशनल थियरी, सहज संबंध क्रिया, पावलोव का सिद्धांत। ठीक है, प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत भी पावलोव का ही है। तो उसको हम कई नामों से जानते हैं। तो पावलोव ने कुत्ते से जो लार निकला है उसे कहाँ एकत्रित किया है? विकल्प दिया गया है पैराथायराइड्स ग्रंथ से, पेरोटिक ग्रंथ से, पिट्यूटरी ग्रंथ से, थायराइड ग्रंथ से। मित्रों ध्यान दीजिएगा, इस तरह के विकल्प आपका ऐसा प्रश्न आता है, बहुत अच्छे प्रश्न है, और आपका विकल्प गा से हो जाएगा।
यहाँ प्रश्न बनता है कि पावलोव ने का जो ला निकलता है यूसीआर सीआर का संबंध किससे होता है। तब यदि आता है कि यूसीआर और सीआर का संबंध आएगा तो लार से ही होगा। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न, विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। विकास किससे प्रभावित नहीं होता है। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बुद्धि का खा प्रजाति, गा उपलब्धि, घा संस्कृति। तो इसमें आपका विकल्प हो जाएगा उपलब्धि। उपलब्धि में किसी भी तरह का विकास प्रभावित नहीं होता है। बुद्धि में भी होगा, प्रजाति में भी प्रभावित होता है और संस्कृत में भी होता है, लेकिन उपलब्धि में नहीं होता। आपका विकल्प गा सही। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन संवेग की श्रेणी में नहीं आता है। बहुत अच्छा प्रश्न है। संवेग की श्रेणी में नहीं आता है, मैं तो ध्यान दीजिएगा। भय का खा क्रोध, गा वात्सल्य, घा जुगुप्सा। संवेग की संख्या पूछता है। संवेग की संख्या 14। कितने संवेग होते हैं? 14। मूल प्रवृत्तियाँ कितनी होती हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है, हर बार पेपर में पूछता है, हर बार पूछता है, मैं तो ध्यान दीजिएगा। तो जो नए लड़के होते हैं वो गलती कर जाते हैं, पुराने लोग तो कर लेते हैं आसानी से। 14 मूल प्रवृत्तियों को जन्मदाता पूछता है कौन है, तो मैकडूगल महोदय हैं। ठीक है मित्रों, तो इसमें देखें कि संवेग की श्रेणी में कौन सा नहीं आएगा। संवेग होता है कौन? प्रेम, भय, क्रोध, ये सब संवेग की श्रेणी में आता है। वात्सल्य मीन्स क्या होता है? वात्सल्य मीन्स होता है प्रेम। वात्सल्य मीन्स प्रेम। वात्सल्य मीन्स होता है प्रेम। ये हो गया, भय होगा, क्रोध होगा, लेकिन युत्सा मीन्स होता क्या है? घृणा। युत्सा मीन्स घृणा। घृणा जो है संवेग की श्रेणी में नहीं आता है मित्रों। विकल्प आपका डी सही। अगला प्रश्न, मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं। हमने बताया था मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं। विकल्प दिया गया का जन्मजात, खा अर्जित, गा जन्मजात अर्जित दोनों। कहा मैकडूगल ने मूल प्रवृत्तियों के संबंध में कुछ नहीं कहा, बिल्कुल कहा है। क्या कहा है कि मैकडूगल महोदय ने क्या कहा है कि मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं, ये जन्मजात होती हैं। मूल प्रवृत्तियों की संख्या पूछता है तो 14 मित्रों, भूलिएगा नहीं। मूल प्रवृत्तियों को जन्मदाता पूछता है तो मूल प्रवृत्तियों के जन्मदाता मैकडूगल महोदय हैं। ठीक है, यहाँ से आपके 2-3 प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगला प्रश्न, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया सकता है। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास, प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, तब उत्तर आप बहुत आसानी से कर लेंगे। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास, ठीक है, संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है। विकल्प दिया गया खा खेल के मैदान में, का खेल के मैदान में, खा विद्यालय एवं कक्षा में, गा ऑडिटोरियम में, घा गृह में। संज्ञान मीन्स होता क्या है? ज्ञान। ज्ञान किस कहाँ होता है? ज्ञान का सबसे अच्छी तरह से परिभाषित कहाँ करते हैं हम? विद्यालय और कक्षा में। ठीक है, खा का सही। अगला प्रश्न देखें, निषिद्ध अंड में वंश सूत्रों के कुल कितने जोड़े होते हैं? तो वंश सूत्र के कितने जोड़े होते हैं? गुणसूत्र 46। कुल कितने जोड़े होते हैं? तो 46 होंगे, टोटल 46 होंगे। और कितने जोड़े होते हैं? तो 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रतिभाशाली माता पिता के कम प्रतिभाशाली संतान की प्रवृत्ति और निम्न कोट के माता पिता से कम निम्न कोट की संतान होने की प्रवृत्ति ही प्रत्यागमन है। यह कथन किसका है? मैं तो ध्यान दीजिएगा। विकल्प देगा सोरेनसन, पी जिसवर्ट, मैकाइवर या लेमार्क। तो आपका विकल्प हो जाएगा सोरेनसन महोदय का। ठीक, कथन किसका आप बताएं। आप मुझे 1 दर्जन बच्चे दीजिए, मैं वहाँ से वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, यहाँ तक कि भिखारी बना सकता हूँ। यह कथन किसका है? तो वाटसन महोदय का है। ठीक है, अगला प्रश्न, सहस्रावस्था के किस वर्ष में बालक गिनती करने लगता है?
शैशवावस्था के किस वर्ष में बालक गिनती करने लगता है? तो 5 वर्ष। शैशवावस्था का एज पूछता है। शैशवावस्था मानव विकास जो अवस्थाएं होती हैं वो मुख्यतः 4 भागों में बांटी गई हैं। शैशवावस्था होती क्या है? 0 से 5 से 6 वर्ष। 0 से 5 से 6 वर्ष, ठीक है। शैशवावस्था 0 से 5 से 6 वर्ष। फिर बाल्यावस्था। बाल्यावस्था बाल्यावस्था का एज पूछता है 5 या 6 से 12 वर्ष, ठीक है। फिर पूछता है किशोरावस्था। एज रट लीजिएगा मित्रों, 1 नंबर का तो यहीं से बहुत आसानी से प्रश्न बनता है। तो किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष सामान्यता ही मानी जाती है। फिर प्रौढ़ावस्था। प्रौढ़ावस्था 18 से अधिक जो उम्र होती है उसे हम क्या कहते हैं? प्रौढ़ावस्था के नाम से जानते हैं। शैशवावस्था होगा 0 से 5 या 6। बाल्यावस्था 5, 6 से 12 वर्ष। किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष और प्रौढ़ावस्था 18 से अधिक, ठीक है। यही 4 लाइन से आपके 1 नंबर मिल जाते हैं। अगला प्रश्न, शैशवावस्था में कौन सा विकास तीव्र गति से होता है? मित्रों ध्यान दें, शैशवावस्था में कौन सा विकास तीव्र गति से होगा? शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास और भाषा का विकास। बताएं कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो विकल्प आपका का। शैशवावस्था में आप देखते हैं कि 0 से 5 साल तक के बच्चे में शारीरिक विकास बहुत तीव्र गति से होती है। फिर देखें अगला प्रश्न, शैशवावस्था में मनुष्य क्षण में रुष्ट क्षण में तुष्ट हो जाता है, ऐसा होता है किस कारण होगा? विकल्प दिया गया है मानसिक परिपक्वता के कारण, खा कल्पनाशीलता की विशेषता के कारण, गा संवेगशीलता के कारण, घा उपयोग में से कोई नहीं। आप जानते हैं कि शैशवावस्था का बाद जब 5 साल का होगा तो उसकी मानसिक परिपक्वता होगी ही नहीं, ठीक है, ये गलत हो गया। कल्पनाशीलता भी बहुत अच्छी तरह से नहीं होती है, ये भी गलत। तो क्षण में रुष्ट क्षण में तुष्ट, इसके संवेग होते हैं प्रेम, क्रोध, भय। तो वही छोटा बच्चा शुरू में लड़ाई करता है अपने भाई बहनों से और तुरंत जो है उससे बोलने लगता है। तो वही क्षण में रुष्ट क्षण में तुष्ट, ये क्या है? संवेग है। संवेगता क्या होता है? विकल्प आपका का सही। अगला प्रश्न, जन्म के समय बच्चों का औसतन भार होता है, कितना होता है? विकल्प दिया गया है का 2.5 किलोग्राम, खा 2.9 किलोग्राम, गा 3.2 किलोग्राम, घा 4.7 किलोग्राम। जन्म समय बच्चों का औसतन भार होता है 3.5 किलोग्राम होता है। एक्यूरेट है 3.5 किलोग्राम, ठीक है। विकल्प दिया गया 3.2 आपका सही हो जाएगा, ठीक है। इसकी लंबाई पूछता है कभी कभी तो 17.5 इंच, 17 से 17 इंच के आसपास मानी जाती है। अगला प्रश्न, शैशवावस्था में अभाव पाया जाता है, बताएं। शैशवावस्था की एज आप जानते ही हैं 0 से 5 या 6 वर्ष, ठीक, 5 या 6 वर्ष। इसमें किसका अभाव होगा? नैतिकता का, अनुकरण की प्रवृत्ति का, क्रिया की अवृत्ति का, पराश्रितता का। तो शैशवावस्था में अनुकरण की भावना पाई जाती है, ठीक है। इसमें अनुकरण की भावना पाई जाएगी, क्रिया भी होगी, दूसरे पर आश्रित भी होंगे, लेकिन नैतिकता इसमें नहीं होगा। विकल्प आपका ग का आपका सही विकल्प, ठीक है। फिर देखें अगला प्रश्न, जन्म के समय कौन सी संवेदना सबसे कम कार्य करती है? बहुत अच्छा प्रश्न है मित्रों, ध्यान दीजिएगा। जब बच्चा जन्म लेता है तो कौन सी संवेदना सबसे कम कार्य करती है? विकल्प दिया का स्पर्श, खा स्वाद, गा सूंघना, घा दृष्टि। आप देखते हैं जब बच्चा जन्म लेता है तो ऐसी स्थिति में स्पर्श की भावनाएं होती हैं और आप देखते हैं वो तुरंत अपनी उंगली को मुंह में डाल करके चूसने लगता है, स्वाद की प्रवृत्ति होती है और उसकी दृष्टि की भावनाएं होती हैं, लेकिन सूंघना उस समय नहीं होती है उसमें, ठीक है। होती है लेकिन कम होती है, कम कार्य करती है। कौन सी भावना? सूंघना। फिर देखें अगला प्रश्न,
बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल किसने कहा है? ये प्रश्न आया हुआ है टेट 2019 यूपी टेट। उसमें था जीवन का अनोखा काल किस अवस्था को कहा गया है, ये ऐसा प्रश्न बनाया गया था। तो जीवन का अनोखा काल किस अवस्था को कहा गया है? बाल्यावस्था। ठीक है, बाल्यावस्था किसने कहा है? हार्लॉक महोदय ने कहा। किसने कहा है? हार्लॉक महोदय ने। अगला प्रश्न, बाल्यावस्था में सामान्यतः बालक का व्यक्तित्व कैसा होता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। इस कुछ प्रश्न से आपको हम 1 नंबर टेट में हमारा प्रयास रहेगा, आपको निश्चित रूप से मिल जाने चाहिए। तो बाल्यावस्था में सामान्यतः बालक का व्यक्तित्व कैसा होगा? विकल्प दिया गया का बहिर्मुखी, खा अंतर्मुखी, गा उभयमुखी, घा व्यक्तित्वहीन। तो ध्यान दें, बाल्यावस्था में बालक का व्यक्तित्व होता है वह बहिर्मुखी होता है। ठीक है, तो अंतर्मुखी कब होगा? शैशवावस्था में। ठीक है, शैशवावस्था में अंतर्मुखी। हाँ, अब बताएं कि अंतर्मुखी और बहिर्मुखी ये 2 प्रकार के व्यक्ति होते हैं। किसने कहा है? किसने बताया है? तो युंग महोदय ने कहा है। किसने कहा है? युंग महोदय ने। कि पुस्तक का नाम पूछता है साइकोलॉजिकल टाइप्स, साइकोलॉजिकल टाइप्स मनोवैज्ञानिक प्रकार में युंग महोदय ने कहा है बालक 2 प्रकार के होते हैं, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। मुख्य रूप से कहीं कहीं उभयमुखी भी मिलता है, लेकिन मुख्यतः दो प्रकार के ही माने जाते हैं। तो अंतर्मुखी बहिर्मुखी के बारे में आप जान जाएं। अंतर्मुखी वह होता है जो एकाग्रचित होता है, संकोची होता है, अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाता, शांत स्वभाव का होता है। ऐसे बालक अंतर्मुखी होते हैं। ऐसे बालक किस अवस्था में आएंगे? तो शैशवावस्था में आएंगे। बहिर्मुखी व्यक्तित्व के बारे में युंग महोदय ने कहा है कि बहिर्मुखी बालक जो होता है अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है, समाज में सामंजस्य स्थापित करता है। ठीक है, ऐसे बालक बहिर्मुखी व्यक्तित्व के अंतर्गत आते हैं। तो बहिर्मुखी व्यक्तित्व कौन सा होगा? बाल्यावस्था। तो इस प्रश्न से आपके निश्चित रूप से 1 नंबर तो आने चाहिए। फिर देखें अगला प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किशोरावस्था के विकास के प्रमुख 2 सिद्धांत कौन कौन से हैं? बताएं। क्या दिया गया है? त्वरित विकास का सिद्धांत, क्रमशः विकास सिद्धांत, खा सामाजिक विकास सिद्धांत, धार्मिक विकास सिद्धांत, गा पूर्व विकास सिद्धांत, अर्ध विकास सिद्धांत, घा मानसिक विकास सिद्धांत और सर्वगुण विकास का सिद्धांत। किशोरावस्था के जब सिद्धांत आप पढ़ेंगे, किशोरावस्था विकास सिद्धांत में बताया गया है कि 2 सिद्धांत मुख्यतः होते हैं, क्रमिक और आकस्मिक या त्वरित। ठीक है, तो आपका विकल्प हो गया का सही, पहली चीज़। अब देखें क्रमिक विकास सिद्धांत के में किसने कहा है? किंग ने कहा है। इसके समर्थक कौन कौन से हैं? किंग और हॉलिंगवर्थ। अच्छा, किंग महोदय ने क्या कहा है? जैसे एक ऋतु जाने के बाद दूसरी ऋतु आती है और दूसरी ऋतु में ही पहली ऋतु के ही लक्षण दिखाई देते हैं, उसी प्रकार से बाल्यावस्था किशोरावस्था से संबंधित होती है या क्रमशः होती है। तो क्रमशः सिद्धांत होता है। फिर त्वरित विकास सिद्धांत के प्रतिपादक किसने कौन है? स्टैनले हॉल महोदय हैं। स्टैनले हॉल महोदय ने कहा है, ये परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट है, किशोरावस्था के बारे में निश्चित रूप से पूछी जाती है। तो जो नए लड़के हैं या भाई बहन हैं तो वो इस परिभाषा को अच्छी तरह से याद कर लें, क्योंकि जो पुराने लोग हैं उसको आसानी से रटे हुए होते हैं। किशोरावस्था तनाव, तूफान और संघर्ष की अवस्था है। किसने कहा है? यह परिभाषा हर बार पूछी जाती है मित्रों, ध्यान दीजिएगा। तो ये स्टैनले हॉल की परिभाषा है। तो त्वरित विकास सिद्धांत के अंतर्गत हॉल महोदय ने कहा है, इनकी पुस्तक का नाम है एडोलसेंस। एडोलसेंस पुस्तक में उन्होंने कहा है कि किशोर और किशोरियों में जो विकास होते हैं वह एकदम अचानक कूद के आ जाते हैं। तो यही कहते हैं त्वरित विकास का सिद्धांत। ठीक है, हॉल महोदय का। बहुत अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न देखें। हाँ मित्रों, ये आपके अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि 30 प्रश्न हैं आपके टेट, सी टेट, सुपर टेट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं।
तो जो भाई बहन हमारे चैनल पर नए हों, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।